नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहान। आइए देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो एक दिन की छुट्टी के बाद हम तो लौटे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो कारोबार हुआ है उसका फटाफट अपडेट रख देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 93 अंकों की कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल ही फ्लैट है। नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय 15-16 अंक मजबूत है। लेकिन एशियन मार्केट्स पर नजर डालिए तो यहाँ पर कमजोर शुरुआत दिखती है। जापानीज मार्केट निके ऑलमोस्ट 350 अंक नीचे है और बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं उसमें आधे से 1% की कमजोरी दिख रही है। प्रेशर हमने अच्छा खासा कमोडिटी मार्केट पे बनता हुआ देखा है, फिर चाहे वो एनर्जी हो, सोना चांदी या मेटल्स, सब लाल निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर, क्यूज पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। हम तो एक दिन की छुट्टी के बाद पहुंचे हैं, लेकिन बहुत कुछ एक्शन हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। अमेरिका में क्या हो गया? अच्छा हुआ हमारी छुट्टी थी वैसे। नहीं, बद से नहीं, आज ही रिएक्शन आने वाला था क्योंकि डेवलपमेंट कल ज्यादा हुआ है, बट हम ठीक ठाक रहते। हाँ, काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और कुछ सरप्राइज पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, बट ज़्यादातर सरप्राइज नेगेटिव डेवलपमेंट ज़्यादा है, इसलिए आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी भी आपको करीब 100 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड करते दिखेगा। अगर आप एशिया की बात करें तो वहाँ पर भी आपको नरमी दिखेगी। कल एक्चुअली चीन का काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आया था, हमारे बाजार के टाइम में आ गया होता अगर कल हम खुले होते। उनकी रिटेल बिक्री और आईपी दोनों अनुमान से कमज़ोर आए। उसके सामने चीन ने एक सरप्राइज रेट कट कल किया है। लगातार दूसरी बार 3 महीनों में हमने देखा है रेट कट आते हुए दिखा है। वहां पर प्रॉपर्टी सेक्टर में स्पेशली कई सारी परेशानियां आ रही हैं, तो थोड़ा जो मूड माहौल है चीन का वो सुस्ती ही आपको दिखा रहा है, इसलिए वहां से आपको रेट कट्स आते हुए दिख रहे हैं। बट उसके सामने यूएस देखिए, यहां पर तो अलग ही चाल बाजारों की हो रही है। हमने देखा था सोमवार को हल्की बढ़त हुई थी जब हमारे बाजार बंद थे, डाउ हल्की बढ़त पर आपको बंद होते हुए दिखा था। बट उसके बाद हमने देखा कि कल शाम करीब 360 अंक लुढ़ककर डाउ दिन के निचले स्तर के पास बंद हुआ है। नैस्डैक ये भी परसों शाम को करीब 1% उछला था, कल 1-1.25% गिरकर बंद हुआ है। तो कमजोरी आपको यूएस बाजारों में कल आती हुई दिखी है। सभी 11 सेक्टर्स में कल बिकवाली का दबाव था यूएस में। बैंक स्टॉक्स की भारी पिटाई आपने होती हुई देखी है। दिग्गज बैंक्स में स्पेशली बड़ी बिकवाली हुई है और जो उनका बैंकिंग इंडेक्स है कल 1 महीने के निचले स्तर पर लुढ़कते हुए दिखा है। क्यों हुआ है ये डेवलपमेंट? फिच, आपको याद होगा महीने की शुरुआत में फिच ने यूएस की रेटिंग को डाउनग्रेड किया था। इतिहास में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ था जब यूएस की रेटिंग को डाउनग्रेड किया था। अब फिच ने यूएस बैंक्स पर चेतावनी जारी करी है। इन्होंने किया क्या है? फिच ने जो बड़े यूएस बैंक्स हैं वो डाउनग्रेड के खतरे में आ सकते हैं ऐसा कहा है। और क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि इन्होंने बैंकिंग सेक्टर पर जो आउटलुक है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव था। इन्होंने जो बैंक्स के ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की एक रेटिंग होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बैंक्स की जो कलेक्टिव रेटिंग है वो डाउनग्रेड हो सकती है, ये उन्होंने खतरा दिया है। ऑलरेडी जून के महीने में हमने देखा था कि फिच ने बैंकिंग सेक्टर की ऑपरेटिव रेटिंग को डाउनग्रेड किया था, तब AA से AA- कर दिया था। अब ये रेटिंग खतरे में है, AA- से A+ जा सकती है। ऐसा हुआ नहीं है बट हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो जितने भी बैंक्स हैं जो इस रेटिंग के ऊपर हैं इन्हें डाउनग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे सेक्टर की रेटिंग से ज्यादा किसी भी इंडिविजुअल बैंक को देख नहीं सकते हैं। तो यह खतरा यूएस में आते हुए दिखा है। बैंक्स की रेटिंग डाउनग्रेड की जा सकती है, ये वार्निंग आई है। कल हुई नहीं है रेटिंग डाउनग्रेड, बट वार्निंग ये है कि आगे हो सकती है और दिग्गज बैंक्स की स्पेशली होगी। जितने भी बैंक्स ये AA रेटिंग के ऊपर के हैं वो डाउनग्रेड होंगे अगर पूरे सेक्टर की रेटिंग को डाउनग्रेड किया जाता है। इन्होंने कहा है कि खतरा ये है कि एक तो ऑपरेटिव एनवायरनमेंट आपका थोड़ा खराब होते हुए दिख रहा है, लगातार दरें बढ़ने की वजह से बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी पर आपको असर आते हुए दिखेगा। साथ ही ये कह रहे हैं कि क्योंकि रेट्स इतनी तेजी से बढ़े हैं तो लोन डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं, और अगर लोन डिफॉल्ट्स और बढ़ते हैं तो बैंक्स की परफॉर्मेंस पर और ज्यादा प्रेशर आते हुए दिख सकता है। तो काफी सीरियस वार्निंग आई है फिच की तरफ से यूएस बैंक्स को लेकर, और यह भी एक चिंता की विषय है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही S&P ने मूडीज ने पिछले हफ्ते ही करीब 10 यूएस बैंक्स को डाउनग्रेड किया था और 17 बैंक्स पर चेतावनी जारी करी थी। तो एक हफ्ते बाद आप देख रहे हैं कि फिच की तरफ से भी रेटिंग एक्शन की वार्निंग आ चुकी है, तो यहां पर भी आपको असर पड़ते हुए दिख सकता है। इनफैक्ट कल हमने देखा कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.2% के ऊपर चली गई है, अक्टूबर नवंबर के बाद के हाईएस्ट लेवल पर आपको इस समय दिख रही है। तो यहां से बाजार का एक चिंता आपको बढ़ती हुई दिखेगी। अदरवाइज जो दूसरा संकेत था वो ठीक था बाजार के लिए, वो है यूएस की रिटेल बिक्री। अब जुलाई महीने में रिटेल बिक्री अनुमान से बेहतर आई है, 0.4% ग्रोथ का अनुमान लगाया था, उसके सामने हमने देखा है 0.7% ही आपका रिटेल बिक्री आंकड़ा आते हुए दिखा है, तो वो अच्छा है।
होम डेपो एक बड़ी रिटेल कंपनी है, इसके नंबर्स अच्छे आए थे। आज टारगेट एक और दिग्गज रिटेल कंपनी है, इसके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और फेड बैठक के मिनट्स आएंगे। अब ये दोनों चीज़ अगर आप देखें, एक तरफ बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर खतरा है, फेड क्या आगे और रेट्स बढ़ाएगा या नहीं, ये असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं वो दिखा रहा है कि शायद फेड को आगे रेट्स बढ़ाने पड़ सकते हैं। इन्फ्लेशन डेटा तो ऑलरेडी ये दिखा चुका था कि शायद फेड एक और रेट बढ़ा सकता है। तो दोनों तरफ के ये अब जो अनुमान बन रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस पर बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। अदरवाइज यूरोप की बात करें, यहां पर आपने कल 1 से 1.5% की गिरावट देखी है। डॉलर इंडेक्स 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है, 103 के पार है। कमोडिटीज में गिरावट है, कच्चे तेल में कल हमने प्रेशर बनते हुए देखा है। सोना चांदी भी 7 हफ्ते के निचले स्तर पर है और मेटल्स में भी गिरावट दिख रही है। ऑलराइट, चलिए, तो ये बहुत सारे नेगेटिव सरप्राइज वाले डेटा निकल कर आया। अब देखना होगा कि हमारा मार्केट जो कि एक दिन की छुट्टी के बाद खुल रहा है वो इनको कैसे पचाता है, लेता है और आज किस प्रकार की ट्रेडिंग देखने को मिलती है। धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो एफआईआईज की तरफ से बिकवाली जारी है। एफएनओ या कैश स्पेस दोनों में देखिए आपको लाल निशान ही दिखाई देंगे। और इस हफ्ते हम लगातार दूसरी बार देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 डिजिट में बिकवाली देखने को मिल रही है। 2324 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहां पर निकल कर आई है। घरेलू संस्थागत निवेशकों की हालांकि बात करें तो इनकी तरफ से हम देख रहे हैं फिर भी अच्छी खासी खरीदारी जारी है। 1461 करोड़ की खरीद वहां से निकल कर आई है। इनफैक्ट इस पूरे महीने की अब तक बात करें तो जो एफआईआईज हैं उनकी तरफ से हमने देखा है कि लगातार बिकवाली जारी है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10,000 करोड़ के वर्थ की बिकवाली हमने कैश स्पेस में आते हुए देखी है। तो इस फिगर पर हमारी नजर रहने वाली है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। जून तिमाही के कितने नंबर्स आ चुके हैं, उनकी पूरी एनालिसिस और आगे किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग। अच्छी बात तो है कि रिजल्ट सीजन इज ओवर। ओके, लेकिन बताइए कि अभी जो छुट्टी रही एंड ऑफ कोर्स मंडे, कौन कौन सा डेटा निकल कर आया है, अर्निंग्स रिपोर्ट कैसी रही है? देखिए, अर्निंग्स तो काफ़ी सारी आई है। इसमें सबसे मच अवेटेड आईटीसी था क्योंकि वो डीमर्जर का ऐलान हुआ है। पहले नंबर्स बता देता हूँ। ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। कंपनी के रेवेन्यूज जो है करीब 15,828 करोड़ पे आया है, जो कि अनुमान से थोड़े कम है। ग्रॉस मार्जिन बढ़ के आए हैं। एबिटा 11% बढ़ा है। मार्जिन 32.7% से बढ़ के 39.5% पे आया है। 37% का अनुमान था। और मुनाफा 4,903 करोड़ पे आया है। सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ ये करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 9 से 10% पे आई है, जबकि अनुमान 7 से 8% के आसपास का था। और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। और यहाँ पे कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। होटल बिजनेस में भी Q1 जो है अब तक का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कंपनी ने डिलीवर किया है। इसके अलावा आईटीसी जो होटल्स है, होटल बिजनेस को डीमर्ज करेगी आईटीसी से। आईटीसी का यहाँ पे 40% के आसपास का हिस्सा होगा। 60% का हिस्सेदारी जो है शेयर होल्डर्स की होगी। डीमर्जर रेशियो जो है 10 आईटीसी शेयर के लिए होटल कंपनी के 1 शेयर्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा डीमर्जर है उसको अप्रूवल मिला है। तो इसके चलते आप यहाँ पे नज़र रखिएगा। वहीं ये जो इनका जो इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस है उसमें करीब 45.36% के आसपास की हिस्सेदारी जो है उसका अधिग्रहण ये करने वाले हैं। तो काफ़ी लंबी स्टोरी है। मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि क्या क्या हुआ है आईटीसी में। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर नंबर्स आए हैं जो कि कमज़ोर है। आय में 7% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन गिर के आए हैं 36% से गिर के 25%। मुनाफा जो है 57 करोड़ से घट के 47 करोड़ पे आया है। वोडाफोन आइडिया मिला जुला नतीजा है। कंपनी के रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो 1.2% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन 39% पे आए हैं। 38.7% का अनुमान था। नुकसान किया है कंपनी ने 7,840 करोड़ का। 7,200 करोड़ का अनुमान था, यानी कि हमारे अनुमान से ज़्यादा नुकसान कंपनी ने किया है। आरपू 139 पे आए हैं। 137 के आसपास का अनुमान था। इसके अलावा 1680 करोड़ के स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंस्टॉलमेंट के भुगतान के लिए डीओटी से अतिरिक्त समय की मांग जो है वो इस कंपनी ने की है। कंपनी को 17 अगस्त तक स्पेक्ट्रम फ्री का जो इंस्टॉलमेंट है उसका भुगतान करना था। तो 30 दिन की ग्रेस पीरियड जो है उसका इस्तेमाल भी कंपनी करेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक खबर इस कंपनी के लिए है। और कंपनी पूंजी की ज़रूरत पर प्रोमोटर ग्रुप से आश्वासन इस कंपनी को मिला है कि आने वाले कई पेमेंट ऑब्लिगेशन जो है उसके लिए प्रमोटर करीब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का फंड जो है वो मुहैया करा सकते हैं। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस नंबर्स ठीक ठाक लग रहे हैं क्योंकि कंपनी के एनआईआई में करीब 33% की बढ़ोतरी है। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 151 करोड़ से 241 करोड़ पे आया है। स्टैंडअलोन में बात कर रहा हूँ। ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस कम हुए हैं, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम हुआ है 4% से गिर के 3%। जीएमआर एयरपोर्ट
यहाँ पे नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। आय में 40% की बढ़ोतरी, एबिटा 78% बढ़ा है, मार्जिन 29.5% से बढ़कर 37% पे आए हैं। लॉस कम हुआ है, 137 करोड़ से घट के 30 करोड़ के आसपास आया है, तो ये ठीक ठाक है। और एक्सेप्शनल गेन हुआ है कंपनी को करीब 76 करोड़ के आसपास का। इसके अलावा KNR कंस्ट्रक्शन, कुछ कैश के ऐसे भी रिजल्ट्स हैं जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। आय तो ठीक ठाक है, मार्जिन में बढ़ोतरी है, 21.5% से बढ़ के करीब 22% के आसपास जो है वो इस कंपनी की मार्जिन आए हैं। मुनाफा अगर आप देखेंगे 90 करोड़ से बढ़ के 137 करोड़ पे आया है। और 22 सितंबर को डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट जो है इस कंपनी ने तय कर ली है। और सद्भाव इंजीनियरिंग नंबर्स ठीक ठाक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट रेवेन्यूज़ 42% बढ़े हैं, मार्जिन में करीब 3 से 4% के आसपास की बढ़ोतरी है, 17.6% से बढ़ के करीब 21.5%। घाटा कम हुआ है, 172 करोड़ घाटे के मुकाबले इस बार केवल 10 करोड़ का घाटा जो है वो कंपनी ने किया है। इसके लिए हम कह रहे हैं कि नंबर्स अच्छे हैं। ओके, चलिए, तो ये तो रही एनालिसिस उन सारे नंबर्स की, कंपनियों की जिन्होंने अर्निंग्स अपनी जारी की एंड ऑफ कोर्स आज जब मार्केट खुलेंगे तो उस पर रिएक्शन तो आएगा ही। लेकिन वरुण, ये भी जरा बता दीजिए कि अब कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स जहां पर नजर रखनी है। ऑफ कोर्स खबरों के दम पर तो एक्शन हो गई, डेफिनेटली खबरें भी है, ट्रिगर्स भी है। एक तो हमारा CPI का आंकड़ा जो निकल के आया है 7.44 पे, 15 मंथ के हाई पे आया है, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आज आपको मार्केट्स पे देखने मिलेगा। इसके अलावा और काफ़ी सारे ट्रिगर्स है, जैसे कि आज करेंसी मार्केट बंद होने वाला है क्योंकि पास ही न्यू ईयर है। इक्विटी मार्केट खुला है लेकिन करेंसी बंद होगा, ये आपको याद रखना है। काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि T2T में यहाँ पे ट्रांसफ़र होने वाली है, जैसे कि कामधेनु वेंचर्स, केसोराम, कोकोयो कैम्बलिन, इसके बाद ओरिएंट ग्रीन पावर। तो इन सभी कंपनीज पे नज़र रखिएगा, थॉमस कुक भी इसमें शामिल है। कुछ T2T से बाहर आएंगी जिसमें मिर्ज़ा इंटरनेशनल एंड पटेल इंजीनियरिंग है, वहाँ पर नज़र रखिएगा। वेडनेसडे एक्सपायरी जो है आज आखिरी है, मिड कैप्स की जो वेडनेसडे एक्सपायरी होती है वो आगे चल के ये मंडे एक्सपायरी होने वाली है। इसके अलावा SBFC फाइनेंस, इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इशू प्राइस 57 का था, आपको याद होगा, और यहाँ पे लिस्टिंग पे नज़र होगी। कैबिनेट और CCE की बैठक है 10:30 बजे। इंटरग्लोब एविएशन पे नज़र रखिएगा क्योंकि गंगवाल परिवार जो है ब्लॉक डील के माध्यम से हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। करीब 1.56 करोड़ शेयर जो है यानी कि 4% के आसपास की हिस्सेदारी जो है 3730 करोड़ में बेचेंगे 2400 रुपये के भाव पे। ऑयल एंड गैस कंपनी पर नजर रखेगा क्योंकि जो विंडफॉल गेन टैक्स है उसको बढ़ा दिया है। क्रूड पेट्रोलियम पे 4250 से बढ़ा के 7100, डीजल पे 1 रुपये से बढ़ा के 5.5 रुपये। इसके अलावा ATF पे भी बढ़ाया गया है, पहले नील था अब 2 रुपये कर दिया है। M&M ने नया ट्रैक्टर लॉन्च किया है, OJA ट्रैक्टर प्लेटफॉर्म जो है वो इसने लॉन्च कर दिया, तो यहाँ पे नजर रखेगा। स्पाइसजेट सुप्रीम कोर्ट का अजय सिंह को कंटेम्प्ट नोटिस जो है वो भेजने पे विचार है। क्रेडिट स्विस मामले में CMD अजय सिंह को भेजने का यह विचार जो है वो किया गया है। इसके अलावा अशोक लेलैंड OMH इंटरनेशनल से OMH इंडिया के शेयर का अधिग्रहण करने वाली है कंपनी, करीब 100% के आसपास का अधिग्रहण करेगी। OHM इंडिया में 300 करोड़ का निवेश करेंगे। और आखिरी में इन्फोसिस लिबर्टी ग्लोबल के साथ इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन किया है, करीब $1.6 बिलियन के आसपास का स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन जो है वो है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। हालांकि ये लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन है। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनके दम पर इन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए अब बाजार पर एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी पर ही आपका व्यू लेना चाहेंगे। जिस तरह का प्रदर्शन हमने मंडे को देखा है और अब जैसे ग्लोबल क्यूज हैं, क्या सलाह होगी, कैसे मार्केट्स खुलते दिख रहे हैं, क्या रेंज होगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, क्लियरली बाजार पिछले कुछ दिनों से एक सपोर्ट, एक लोअर हाई लोअर लोड बनाता हुआ नजर आ रहा है और एक हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म में बाजार करेक्शन के मोड पर है। लेकिन हमने देखा कि मंडे के सेशन में निफ्टी ने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया। इनफैक्ट अगर आप डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी ने इनफैक्ट अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और उसके बाद वहां से एक अच्छी रिकवरी ड्यूरिंग द डे दिखाई। मुझे लगता है कि कल जिस तरह से यूएस मार्केट में थोड़ी सी सॉफ्ट क्लोजिंग देखने को मिली है तो बाजार हो सकता है स्टार्ट थोड़ा एक वीकर नोट से करे। तो मुझे लगता है कि 19,200 19,250 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, जिसके अगर आसपास हम खुलते हैं तो वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। और यहाँ से जैसा मैंने कहा कि 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास बाजार पहुंच चुका है, तो कोशिश करेंगे शायद हम वीक ओपनिंग के बाद एक खरीदारी देखने को मिले, स्पेशली जिस तरह की ट्रेंड IT स्टॉक्स में और रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिली थी मंडे के सेशन में। हो सकता है वो निफ्टी को एक अच्छा सहारा देते हुए नजर आए। वहीं पर बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ी सी वीकनेस दिखाता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी की जो गिरावट है वो थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है या फिर एक अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक में देखने को अभी भी मिल सकती है।
तो मुझे लगता है कि 44,200 के आसपास बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स बंद होते हुए नजर आए। यहाँ पर पहला सपोर्ट लगभग 43,900 43,800 के रेंज में बनेगा। अगर बाजार ड्यूरिंग फर्स्ट आवर यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाता इस सपोर्ट को, तो 43,500 यानी कि 43,500 की तरफ भी हम यहाँ पर जाता हुआ नजर मार्केट को देख सकते हैं। और अपसाइड में जब तक 44,300 44,400 44,300 44,400 के ऊपर निफ्टी बैंक नहीं निकलता, मुझे लगता है यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही अडॉप्ट करके चला जा सकता है। ओके, और आपकी बेस्ट पिक्स आज कहाँ से आ रही है वो भी बता दीजिए। जी नेहा जी, तो मेरी दोनों ही पिक्स खरीदारी की रहेंगी। पहला खरीदारी का स्टॉक रहेगा एमएमडीसी पर, जिसमें हमने मंडे के सेशन में एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी। तो मुझे लगता है कि ये एक ब्रेकआउट है और आज वीक ओपनिंग के बावजूद यहाँ पर अगर कोई थोड़ा सा टिक मिलता है तो खरीदारी करें। एमएमडीसी में खरीदारी करके चलने की सलाह है लगभग 118 के आसपास। टारगेट रहेंगे 122 रुपए के और 124 रुपए की। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 116 रुपए का। वहीं पर दूसरी खरीदारी की रिकमेंडेशन रहेगी इन्फोसिस में, जहां पर हम देख रहे हैं कि बाजार के विज़-अ-विज़ बहुत अच्छे स्ट्रेंथ बनते हुए नजर आ रही है। कल के सेशन में एक पॉजिटिव न्यूज जो भी आता हुआ देखा और टेक्निकल चार्ट भी काफी पॉजिटिव है। तो 1385 रुपए के आसपास इन्फोसिस में अगर सुबह कोई वीक ओपनिंग के आसपास कोई मौका मिलता है तो वहां खरीदारी करें 1375 के स्टॉप लॉस के साथ। 1420 1425 तक के टारगेट इन्फोसिस में आते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद हिमांशु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी स्पेस में कहां रखनी है नजर। बाजार की रणनीति समझाने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, पहले तो बताइए सोने चांदी में क्या करें, बहुत तेज गिरावट आ गई, अब गोल्ड में भी। जी नेहा जी, बिल्कुल। कल यहाँ डॉलर इंडेक्स में फिर एक बार मजबूती देखने को मिली थी और चाइना के जो इकोनॉमिक डेटा है वो लगातार डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स मजबूती दिखा रहा है, जिसके चलते सोने और चांदी की कीमतें कल 5 महीने के निचले स्तरों पर इंटरनेशनल मार्केट में फिसलती हुई नजर आई थी। हालांकि यहाँ रुपये की कमजोरी के चलते भारतीय बाजारों में थोड़े सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो यहाँ कमजोरी है। तो सोने में हमारा मानना है कि भारतीय बाजारों में जो कमजोरी है वो बरकरार रह सकती है और 59,000 के स्तरों के नीचे यहाँ बिकवाली करके चलना चाहिए और 58,650 तक के लक्ष्य आज यहाँ लेकर के चलना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जो रखना है वो 59,220 का रखना। ओके, कच्चे तेल में क्या करें? कच्चे तेल में भी जिस तरह से चाइना के जो इकोनॉमिक आंकड़े वो लगातार कमजोरी दिखा रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो भारतीय बाजारों में कच्चे तेल में भी आज थोड़ी कमजोरी जो है वो देखने को मिल सकती है। यहाँ 6,700 के लक्ष्य के लिए बिकवाली करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस जो एक रखना है 6,920 का रखना है। तो यहाँ भी गिरावट आज जो है बाहर बाजारों में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट मनोज जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि बुलियन और एनर्जी स्पेस में कहाँ रखनी है नजर। बिकवाली करके चले क्योंकि जो इंटरनेशनल बेंचमार्क्स है उनमें अच्छा खासा प्रेशर दिख रहा है। आइए फोकस करते हैं एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स पर और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर किन शेयरों पर है। वरुण के पास है पूरी डिटेल्स। वरुण बताइए। देखिए, यहाँ भी शुरुआत आईटीसी के साथ करूंगा क्योंकि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने प्राइस टारगेट को बढ़ा दिया है। सबसे पहले सीएल से आउट परफॉर्मर, प्राइस टारगेट 455 से बढ़ा के 480, मॉर्गन स्टैनली 474 से बढ़ा के 493 का किया है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन, जेफरीज ने जिसका 10 का है, सिटी ने प्राइस टारगेट बढ़ाया है 480 से बढ़ा के 500 रुपये का ये दे रहे हैं और गोल्डमैन 470 से बढ़ा के 500, यानी कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने या तो अपना प्राइस टारगेट जिसका 10 का है या तो अपना प्राइस टारगेट जो है नतीजों के बाद बढ़ा दिया है। और डिवीज लैब यहाँ पे जेफरीज प्राइस टारगेट बढ़ा रहा है 3610 से बढ़ा के 4300, गोल्डमैन 3400 से बढ़ा के 3885 का दे रहे हैं, एचएसबीसी का 2890 का प्राइस टारगेट है। और तमाम लोग दरअसल अगर आप देखेंगे तो बाय की रेटिंग दे रहे हैं, यानी कि आज ब्रोकरेज हाउस की जितनी रिपोर्ट है प्राइस टारगेट बढ़ाने वाली है। ओके, चलिए तो यहाँ पर रहेगी नजर एंड ऑफ कोर्स मार्केट उस पर रिएक्ट करता हुआ जरूर नजर आएगा। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।